नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल बनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, आपने अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत सारे लोग होंगे जो कोरोना से काफ़ी अफेक्ट हुए हैं और उनमें से कुछ लोगों की जो है अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है। और उनमें से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर पूरी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। वो पूरी फैमिली के एक सोल अर्निंग मेंबर थे और उसके अलावा और कोई अर्निंग मेंबर नहीं था। तो आप सोचिए कि जब ऐसा इंसान चला जाता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनका पूरा जीवन का खर्चा, उनकी पढ़ाई, उनकी बाद में शादी करना, तो ये सब फाइनेंशियल जो दिक्कतें आती हैं आगे, वो उस फैमिली को ही पता होता है। लेकिन अगर आप सोचिए उस पर्सन ने अगर टर्म इंश्योरेंस लिया हो तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली फाइनेंशियली तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाती है। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस की, स्पेशली आज की डेट में जहां कोरोना की वजह से इतने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में पहले तो समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। सेकेंडली हम देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों आपको लेना चाहिए, और हम इसको भी देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आखिरी में ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी अंदर की छोटी बातें हैं, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आखिरकार होता क्या है। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उसको उसके पॉलिसी के जो नॉमिनी हैं उसको एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड जो है वो मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो लाइफ कवर होगा ये एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो मान लीजिए अगर आपने 20 की उम्र में ये इंश्योरेंस लिया है और मान लीजिए आपने 60 साल की उम्र तक लिया है, तो आपका 20 साल से लेकर अगर 60 साल के बीच में आपकी अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो आपके पॉलिसी नॉमिनी को ये फिक्स सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक प्योर इंश्योरेंस है जिसके अंदर केवल टर्म बेनिफिट है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तभी आपके नॉमिनी को ये अमाउंट मिलेगा। अगर आप 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी डेथ नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैच्योरिटी 60 साल कंप्लीट करने पर कुछ पैसा या कुछ बोनस मिलेगा। वो पैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ यहाँ पर एक टर्म बेनिफिट है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कई लोग इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको अगर पैसा कुछ मिलना ही नहीं वापस, तो टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना। लेकिन टर्म इंश्योरेंस बेसिकली सिर्फ टर्म बेनिफिट के लिए ले रहे हैं एज अ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सिंगल इंश्योरेंस है जो आपके सारे के सारे लोन्स और लाइबिलिटीज़ को कवर करता है। आपके हो सकता है कोई होम लोन हो, कोई गाड़ी का लोन हो सकता है, या आपके ऊपर और कोई लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपका कोई पर्सनल लोन भी हो सकता है, आपकी फैमिली का खर्चा, अगर आप कल को नहीं रहते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके आगे शादी का खर्चा और उनके रहने सहने का खर्चा। तो ये सारी की सारी चीज़ों का एक लाइबिलिटीज़ और लोन्स, इन सब चीज़ों के लिए मिलाकर आप एक सिंगल इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ये जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, कि आपके दिमाग में एक जो है शांति रहेगी और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि कल को आपको अगर कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर आप एक क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी का कवर भी एडिशनली ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यहाँ आपके जो प्रीमियम अमाउंट होगा, मान लीजिए आज आपने 20 साल की उम्र में अगर टर्म इंश्योरेंस लिया है तो 20 साल की एज में ही जो आपका प्रीमियम फिक्स हो जाएगा, 60 साल की उम्र तक आपको वही सेम प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम आपका टाइम के साथ साथ बढ़ेगा नहीं, चाहे महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आपका प्रीमियम जो अमाउंट है वो आपका फिक्स्ड रहेगा ओवर टाइम। फिर एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि ये एक बहुत ही चीप इंश्योरेंस है जिसके अंदर प्रीमियम बहुत कम देने पर भी आपको बहुत हाई वैल्यू तक कवरेज मिल जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बहुत छोटे अमाउंट के अंदर आपको बहुत हाई वैल्यू कवरेज का प्रीमियम से आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। तो बहुत कम प्रीमियम में ही अभी आपको बहुत अच्छी वैल्यू का एक इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि बहुत चीप पड़ता है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं एटीसी के अंदर, तो इससे आपकी कुछ टैक्स सेविंग भी हो जाती है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस को डिसाइड करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो एक चीज़ आ जाती है कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो आप रिटर्न के लिए नहीं, वो सिर्फ इंश्योरेंस के लिए आप ले रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कई बार सोचते हैं कि आपने जो भी पैसा लगाया वो आपको मिला तो नहीं वापस, तो आप उसको एज अ रिटर्न या एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मत सोचिए। ये एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको कोई भी रिटर्न बेनिफिट या कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं कि आपको सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए। तो सम अश्योर्ड एक्चुअली आपका कवर करना चाहिए आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर लायबिलिटीज़, जो भी आपके ऊपर लोन, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी आपका आगे का खर्चा हो सकता है आपके जाने के बाद, आप उनके रहने सहने का खर्चा, उनका पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की शादी का खर्चा, तो ये सारी की सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए। और ये 10 से 20 गुना ऑफ योर एनुअल सैलरी हो सकता है। अब मैंने एक बहुत बड़ी रेंज दी है 10 से 20 गुना, वो इसलिए क्योंकि हर एक इंसान की लायबिलिटीज़ और उसने कितने लोन्स लिए हुए हैं, उसके ऊपर टोटल कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये बहुत वेरी कर सकता है। तो इस वजह से एक सेट नहीं बोल सकते कि इतने गुना ऑफ योर एनुअल सैलरी होना ही चाहिए। हो सकता है किसी इंसान की एनुअल सैलरी बहुत ज़्यादा है और उसकी लायबिलिटीज़ बहुत कम है, और कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसकी सैलरी रिलेटिवली कम है लेकिन उसके ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये काफ़ी एक बड़ी रेंज दी है। तो आप अपना खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर कितने लोन्स हैं, तो आपको कितने तक का सम अश्योर्ड लेना चाहिए। तो ये हर इंसान के लिए वेरी कर सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके अंदर जो सम अश्योर्ड पेमेंट, मतलब कि आपके जाने के बाद में आपके जो भी नॉमिनी हैं उनको जो पैसा मिलेगा वो लमसम, मतलब एक मुश्त भी ले सकते हैं या आप मंथली भी कर सकते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी खरीदेंगे उसी टाइम पर ये डिफ़ाइन करना होता है कि आपको लमसम पैसा चाहिए या आपको मंथली चाहिए, तो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉलिसी टर्म है वो ज़्यादातर कंपनीज मिनिमम 5 साल से लेकर आज तो मैक्सिमम 100 साल तक भी इवन पॉलिसी टर्म प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, बट ज़्यादातर कंपनीज 70-75 साल तक जो है आपकी एज तक कवर करती हैं टर्म इंश्योरेंस। फिर हम आ जाते हैं प्रीमियम पे। एक्चुअली प्रीमियम आपका बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एज, स्मोकिंग, आपकी कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है। अगर मान लीजिए आप अर्ली एज में लेते हैं तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम होगा, जितना आप उसको लेट करते जाएंगे आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से स्मोकिंग है, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपका प्रीमियम अमाउंट कम होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस, कोई बीमारी है तो आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होगा। दूसरी बात आ जाती है कि आप प्रीमियम पे कैसे कर सकते हैं। तो प्रीमियम अमाउंट जो है आपका मंथली भी, क्वार्टरली, ईयरली या वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको कि कौन से तरीके से पेमेंट करना जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, बट ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि प्रीमियम आप जो है किस तरीके से पे कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है सेटलमेंट रेट। सेटलमेंट रेट आइडियली तो 95% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है, जो कि ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ एडिशनल राइडर्स भी मिलते हैं जो आप ले सकते हैं। आप क्रिटिकल इलनेस, मान लीजिए आपको कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसके डिटेक्ट होने पर आपको कुछ पैसा मिल जाए, या आप किसी एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाते हैं और तब आपको कुछ अमाउंट मिल जाए, तो ये भी एडिशनल राइडर्स अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ का सम अश्योर्ड ले रहे हैं और 60 साल की उम्र तक ले रहे हैं, तो कोई ऐसा इंसान जो कि 25 साल का है और नॉन स्मोकर है, तो रफली आपको उसका प्रीमियम अमाउंट जो है 8 से 10 हज़ार पर ईयर जो है आसानी से मिल जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए 35 साल का है जो नॉन स्मोकर है, उसका प्रीमियम अमाउंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ जाता है, 13 से 14 हज़ार, रफली 30 to 40% अमाउंट जो है बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने 10 साल का अगर गैप लिया तो आपका प्रीमियम अमाउंट जो है 8 या 10 हज़ार से बढ़ के 13 या 14 हज़ार हो गया है। और अगर आप स्मोकर भी हैं 35 साल के, तब आप देखिए कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 13-14 हज़ार से बढ़ के 20 से 23 हज़ार हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर आप इंश्योरेंस जल्दी लेते हैं और अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको काफ़ी कम प्रीमियम अमाउंट में बहुत अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको डीले करते जाएंगे, या अगर आप स्मोकर हैं, या अगर आपके पास आपके कोई क्रिटिकल इलनेस है अगर आपको, तो आपका प्रीमियम अमाउंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ प्रो टिप्स, कुछ अंदर की बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका कोई भी डिपेंडेंट है, अगर आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी है, तो मेरे ओपिनियन से
आपको ज़रूर टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा। और जितना आप जल्दी लेंगे, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा, जितना आप जल्दी लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम अमाउंट जो है वो लो रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये लो प्रीमियम जो है ये फिक्स हो जाता है। मतलब कि आप अगर 25 साल की उम्र में अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो आप 25वें साल की उम्र में जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में भी वही सेम प्रीमियम पे कर रहे होंगे। टाइम के साथ आपका प्रीमियम अमाउंट नहीं बढ़ेगा, वो पूरी टेन्योर के लिए जो है आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पॉलिसी टर्म आइडली शुड बी अप टू योर रिटायरमेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप टर्म इंश्योरेंस जो लेते हैं वो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आप रिटायरमेंट आपकी 60 साल तक है तो आपको इंश्योरेंस भी जो है 60 साल तक ही ज़रूरी है। 60 साल के बाद उस इंश्योरेंस का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि आपको चेक कैसे करना है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पॉलिसी बाज़ार और बहुत सारे तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जाकर जो है डिफरेंट इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रही हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, आप उनके प्रीमियम्स को, उनकी कवरेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप चेक तो उन पे कीजिए, लेकिन डेफिनेटली जो डायरेक्टली आप बाय कर रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से कीजिए, क्योंकि ये आपको कन्वीनियंट भी रहेगा। आपने मान लीजिए अगर चेक करके डिसाइड किया कि मुझे HDFC या ICICI या टाटा जिससे भी इंश्योरेंस लेना है, आप डायरेक्टली उसकी साइट पर जाइए, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल इन कीजिए। ये कन्वीनियंट भी है, आपको चीप भी रहेगा और इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपको कोई एडिशनल कट नहीं देना पड़ेगा और आपका ये सेफ भी रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें टर्म इंश्योरेंस को सिंपल रखना चाहिए और एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए, क्योंकि जो राइडर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी राइडर्स आप एडिशनली ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि कई बार बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। तो अगर आपको उन कंफ्यूजिंग चीज़ों के बारे में अगर उस चक्कर में नहीं पड़ना है तो इट इज़ बेटर कि आप सिंपल टर्म इंश्योरेंस लें। आप अगर अलग से कोई डिसेबिलिटी राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर चीज़ों को सिंपल रखना है तो आप एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस बाय कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप जब इंश्योरेंस कंपनी के डिटेल्स भरते हैं, मान लीजिए आप उनकी साइट पर गए और आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, तो आप वहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज़ ऑनेस्टी के साथ कीजिए। आप अगर स्मोक करते हैं तो आप उस चीज़ को भरिए कि आप स्मोकर हैं। अगर आपको कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर आप उसको क्लियरली मेंशन कीजिए। अगर आप स्मोकिंग है तो स्मोकिंग मेंशन कीजिए, नॉन स्मोकिंग है तो नॉन स्मोकिंग मेंशन कीजिए। इसके अंदर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप भरेंगे तो कल को कंपनी को एक रीज़न मिल जाएगा कि वो आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रीमियम पेमेंट आपको कैसे करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ईयरली पेमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मंथली पेमेंट में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो उसका पेमेंट है करना भूल जाएं। और ईयरली में भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उसको ऑटो पे लगा पाएँ या ECS पे लगा पाएँ, ताकि वो आपकी अकाउंट से डायरेक्टली कट जाए, तो आपको कहीं भी वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी पॉलिसी जो है कभी भी लैप्स नहीं होगी। तो अगर आप ईयरली पेमेंट चूज़ करते हैं और उसको ऑटो पे लगाते हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि कई लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके करते हैं। जैसे कई सारी यूलिप पॉलिसीज़ होती हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जो बेसिकली आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक मिक्सचर देती हैं, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो जो भी ये यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये आपको ना ही पूरी तरीके से अच्छा रिटर्न दे पाती हैं, ना ही ये बहुत सही तरीके से आपका इंश्योरेंस अमाउंट जो होना चाहिए वो कवर कर पाती हैं। तो मैं इसलिए स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि कभी भी जो है आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट आप अपने गोल के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। आप इसके लिए इंश्योरेंस के लिए एक अलग प्रोडक्ट लीजिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर, क्योंकि यहाँ पर आप टर्म इंश्योरेंस एक बहुत लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कंपनी की रेप्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंपनी आपकी लॉन्ग टर्म में वो कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी इमेज कैसी है, वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जिस कंपनी का भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टर्म इंश्योरेंस के अंदर।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक 3 ईयर रूल, जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंश्योरेंस लॉ में अमेंडमेंट किया था सेक्शन 45 में, जो कि बताता है कि अगर आपने 3 साल तक इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी जो है कोई भी रीज़न की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। ऑल्दो कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपने जब पॉलिसी की डिटेल्स भर रहा हूँ तो मैं नॉन स्मोकिंग भर देता हूँ, अगर 3 साल तक कंपनी ने डिटेक्ट नहीं किया तो उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, कभी भी जो है अपने फॉर्म के अंदर कोई गलत डिटेल डिस्क्लोज ना कर, गलत चीज़ ना भरें। और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जो सेटलमेंट अमाउंट जो है, जो हम 95% से ऊपर बोलते थे, पहले उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस था, लेकिन अब धीरे धीरे इस रूल के आने के बाद में उसका रेलेवेंस काफ़ी कम हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अंदर की बातें जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ये आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें डिसाइड करने में बहुत हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों आपने देखा टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और कुछ अंदर की ऐसी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं एक आप लोगों से बहुत एक सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको देखकर टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अभी जाकर टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप एक्शन लीजिए। आप अभी देखिए कि आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उसको कंपेयर कीजिए और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। प्लीज़ इस चीज़ को डिले मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से एक सिंसियर रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि अभी एक्शन लीजिए और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। बट हाँ, उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो कि मैंने आपको वीडियो में बहुत क्लियरली समझाई और बताई हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और डेफिनेटली अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपको से अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।